अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आपके जाने पहचाने डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके थैंक शो यू। में आना। जी और सर आज हम आपसे दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एक तो आपने न्यूज़ देखी होगी कि तालिबान का कहना ये है कि जी शरिया में कोई इजाज़त नहीं है या कोई जगह नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की। अब तालिबान की गवर्नमेंट है और ये अपनी तरफ से कुछ भी इस किस्म की बातें किया करते हैं, लेकिन एक दो दिन पहले ये भी देखा गया था कि तालिबान से मिलने के लिए वहाँ की कोई सोशल वर्कर लेडी थी जो पहुंची है बात करने, और उन्होंने कहा कि गर्ल्स स्कूल जो है उसको खोला जाए, लड़कियों को पढ़ने दिया जाए। तो अब तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद खैर इस किस्म की स्टेटमेंट्स कि कभी गर्ल्स स्कूल बंद कर देंगे और कभी ये कि पॉलिटिकल पार्टीज की कोई गुंजाइश नहीं है अपनी तरफ से अपना कोई शरिया निकालते। लेकिन आपको लगता है कि अफगानिस्तान में अब कोई अमन होगा या अफगानिस्तान के लोग कोई प्रोग्रेस करेंगे जहां पर इस किस्म की सोच रखी गई हो? आरजू जी, अब आप किसको अमन कहती हैं, हम किसको अमन कहते हैं, आप किसको प्रोग्रेस कहती हैं, हम किसको प्रोग्रेस कहते हैं, तो बहुत अलग अलग मतलब एम्बिशंस होते हैं ना। तालिबान जो कर रहा है वो तो प्रोग्रेस के लिए कर रहा है, उनका एम्बिशन नहीं है कि कोई साइंटिफिक प्रोग्रेस या मटेरियलिज्म वाली प्रोग्रेस। वो तो कह रहे हैं कि हमें, मेरी प्रोग्रेस तो वहीं खत्म हो जाती है कि हमने शरिया कोड नाफिज कर दिया। दैट्स द एंड ऑफ द प्रोग्रेस, एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन वी हैव अचीव्ड द पर्पस ऑफ द लाइफ। अब इसी के दायरे में आपको जो करना है आप वो करें। तो मैं लेकिन एक बात से बहुत खुश हूं कि दे स्पोक द ट्रूथ। और यही बात मैं आपके, देखिए, जब भी आपके चैनल पे आता था मैं यही कहता था कि आप या तो इस्लामिक हो सकते हैं या तो जमहूरिया हो सकते हैं। आप या तो इस्लामिक हो सकते हैं या तो जमहूरिया हो सकते हैं, या तो इस्लामिक हो सकते हैं या तो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। इन्होंने आपको, मेरी बात को तालिबान ने एकदम अक्षरशः प्रूफ कर दिया। मैं कहता था तो लोग मानते नहीं थे, इन्होंने तो कह दिया कि भाई शरिया लॉ में, कुरान के अंदर में, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और फॉर दैट मैटर एनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो आपके यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी फ्रॉड है बेसिकली। आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बनेगा ही तब जब आप जो है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द कुरान करके और फिर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करें। तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज। अच्छा, आप अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो आप एक से एक नायाब चीजें पाती हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक से एक नायाब चीजें हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कभी पढ़ा है आपने, कभी ध्यान दिया हो? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या है आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 कहते हैं, द स्टेट शैल एंडेवर एज रेस्पेक्ट्स द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान टू मेक द टीचिंग ऑफ द होली कुरान एंड इस्लामियत कंपल्सरी टू इनकरेज एंड फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ अरेबिक लैंग्वेज। वो कह रहे हैं हम अरेबिक लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका बनाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। आप लोगों, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन है ये आपका नॉर्मल एम्बिशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन है कि पाकिस्तान के लोगों की जबान या भाषा या लैंग्वेज हम अरेबिक बना देंगे। लेकिन सर बात तो अफगानिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान में तो ये खैर पॉसिबल ही नहीं है। ये इनका मतलब इसको ज्यादा सीरियसली ना लिया करेंगे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है इनको खुद नहीं पता। जिन्होंने लिखा है वो भी लिखकर भूल गए होंगे, उनको भी नहीं पता कि हम क्या लिख कर बैठे हैं। नहीं देखिए, ऐसे आप कैसे, कंपैरिजन तो आपको करनी पड़ेगी ना। इमरान खान साहब ने कहा था कि तालिबान को कि इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, तो वो जो गुलामी की जंजीरें थी वो तो बताना भूले ना, वो बताते तो नहीं है ना, वो उनको बताना चाहिए वो। सर वही इमरान खान जब कभी किसी इवेंट में पहुंचे, कहीं उन्होंने एक भी अरबी की आयत पढ़ने की कोशिश की, उनसे नहीं पढ़ी गई, उस पर भी उनका बड़ा मजाक बना है। नहीं, मैं अरबी वाली बात पे भी नहीं आ रहा हूं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो मानसिक, जिसको आप कह लीजिए कॉन्फ्लिक्ट, द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दैट दे गो थ्रू, वो इमरान खान साहब कह रहे थे कि भाई ये जो तालिबान है, जब तालिबान विक्टोरियस हो गया नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर या गनी गवर्नमेंट के ऊपर, तो उन्होंने कहा इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। दे वर वेरी हैप्पी। पाकिस्तान में बहुत लोग खुश थे। तो वो ये नहीं बताया कि वो गुलामी की जंजीर क्या थी। क्योंकि गुलामी की जंजीर, वहां पे कोई अमेरिका तो राज कर नहीं रहा था, वहां पे राज तो गनी की गवर्नमेंट कर रही थी। वो गनी की गवर्नमेंट कैसे आई थी? वो गनी की गवर्नमेंट आई थी इलेक्ट होकर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान के अंदर में।
तो उनके कहने का तात्पर्य समझिए, वो कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज अ गुलामी ऑफ वेस्ट। तो जब आप अफगानिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को आप गुलामी ऑफ द वेस्ट बता रहे हो और अपने यहाँ पे आप गुलामी ऑफ वेस्ट चाह रहे हो, कह रहे हो हमको रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमको इलेक्शन चाहिए। तालिबान ने तो आज अनइक्विवोकल टर्म में कह दिया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि दे डिड नॉट मिस द वर्ड। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई आप अगर इस्लामिक बनना चाहते हो तो कोई जगह ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन की, पार्लियामेंट की और किसी और चीजों की, क्योंकि दीन तो कंप्लीट है। तो कहां से ये सब फ्रॉड लेके आ रहे हो? इस मामले में तालिबान की प्रशंसा की जानी चाहिए कि दे डिड नॉट लाई, दे डिड नॉट क्रिएट एनी फसाड और शराड दैट वी आर समथिंग एल्स एंड वी वांट टू डू समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा वी आर इस्लामिक, वी विल एस्टैब्लिश एन इस्लामिक एमिरेट एंड दे आर एस्टैब्लिशिंग एन इस्लामिक एमिरेट। तो उन्होंने जब ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफगानिस्तान में कोई डेमोक्रेसी की जगह नहीं है क्योंकि शरिया में इसकी जगह नहीं है। अब रही बात महिलाओं की, लड़कियों की, तो लड़कियों और महिलाओं के अधिकार तो आपको पता ही है कितने लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है। वो उस बात को यहाँ करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो जो आप फ्रीडम, तीन चीजें मिलती हैं आपको जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस लाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते किसको, ये आपको समझना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम जो कर रहे हैं वो नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं जब आप ब्लास्फेमी कर सकें फ्रीली, तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपको समझना पड़ेगा, मैं ज्यादा नहीं बोलता यहाँ पे। दूसरा, ह्यूमन राइट्स का जन्म होता है, ह्यूमन राइट्स का जन्म होता ही इसी जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी बनाते हैं। रिलीजन में ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स का मतलब इंडिविजुअल राइट। रिलीजन में ह्यूमन राइट्स कोई मैटर नहीं करता, कम्युनिटी का राइट इस्लाम मैटर करेगा, और इस्लाम की वजह से किसी इंडिविजुअल की जान जाती है तो जाती रहे, वो मैटर नहीं करता। जैसे आप इसको ऐसे समझ लें, अगर एक कोई आदमी मुर्तद बन गया तो वो वाजिबुल कातिल है। अब आप ये कहें कि ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल राइट, नहीं, इस्लाम का प्रिंसिपल प्रिवेल करेगा, इंडिविजुअल राइट और ह्यूमन राइट्स की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो जब आप रिलीजियस गवर्नेंस से बाहर आती हैं तब आपको ह्यूमन राइट्स की जो फ्रीडम है या वो मिलता है। वो इसीलिए मुझे उन लोगों से बहुत कोफ्त होती है जो ह्यूमन राइट्स की भी बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमको रिलीजन भी चाहिए। ये दोनों साथ नहीं हो सकते। रिलीजन आपको स्टेट नहीं दे सकता, वो आपका पर्सनल मैटर है, और उसके लिए आपको कोई ये स्टेट का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा कि हमको शरिया लगाने दो, हमको काजी भी चाहिए, हमको शरियाई कोर्ट भी चाहिए। ये सब नहीं मिल सकता कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में। जी बिल्कुल। लेकिन सर अब इधर होगा क्या, क्या इस बात से तालिबान को इस बात से कोई रोकेगा क्या कि कोई सुपर पावर या जैसे अमेरिका वगैरह या दूसरी बड़ी कंट्रीज, अभी तक खैर रिकग्निशन तो किसी ने भी नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये चीज इनके लिए मुश्किल साबित होगी, या अफगानिस्तान जैसे चला रहे हैं तालिबान उसी तरह से चलाते रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जीएसपी प्लस जो स्टेटस है आपको पाकिस्तान को भी मिला हुआ, आपको पता होगा, राइट? तो जीएसपी प्लस स्टेटस आरजू जी वो बहुत कम कंट्रीज को मिला हुआ है। ये क्या नाम है, अफगानिस्तान तो उनमें भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इनको आप कोई सजा दे नहीं सकते क्योंकि इनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब आज अभी इनको थोड़े बहुत जो डॉलर मिल रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पे कि इनके पास, ताकि क्योंकि अगर सारा कुछ इनका आप बंद कर देंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे वहां पे। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, ये हम लोग जब जो एज अ इंटरनेशनल स्कॉलर्स या इंटरनेशनल लीगल स्कॉलर्स जब हम बैठते हैं तो हमको ये कहना पड़ता है कि भाई आपको जब आप ये इस तरीके के इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा रहे हैं जो वैलिड सैंक्शंस है, उनमें भी आपको एक रास्ता बना के चलना होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का। आपको पैसे भेजवाने पड़ेंगे ताकि वो कम से कम मिनिमम जो चावल या जो भी खाने की चीजें हैं, दवाइयां हैं, वो अपने लोगों को मुहैया तो करा सके, वरना दैट सोसाइटी विल सिंपली जिसे कहते हैं ना एस्फिक्सिएट टू डाई, उनका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो अब दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तालिबान कह रहा हमें फर्क ही नहीं पड़ता। उनका ये कहना है कि हमें कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करनी, हमें कोई एक्सपोर्ट नहीं करना, हमें कोई इंपोर्ट नहीं करना, हमारा जो बेयर मिनिमम है उससे काम चल रहा है। तो आप क्या इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं उनके ऊपर? बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते। वेस्ट ने वैसे भी जो अफगानिस्तान की जो प्रीवियस गवर्नमेंट की जो उनके बैंक डिपॉजिट्स थे, वेस्ट ने वो रोक रखे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। इनको सारी के सारे ट्रेड करने की भी इजाजत नहीं है आज की डेट में। सो दे आर ऑलरेडी अंडर सीवियर सैंक्शंस, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर जब एक देश आपको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है पता है आपको? इसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि वो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं हो सकते। अगर लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं हो सकते तो कौन अपना पैसा फंसाएगा? मान लीजिए मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं तो आप भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके
हम भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तालिबान के पास वो पावर नहीं है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करें या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को साइन कर सके, इसलिए कोई इनसे ट्रेड भी नहीं कर सकता जब तक वो जो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। अगर कोई देश रिकॉग्नाइज करके ट्रेड करना चाहता है तो ये उसका रिस्क होगा, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो मगर आज मान लीजिए आपने कोई ट्रीटी कर लिया अफगानिस्तान के साथ और कल को अफगानिस्तान उस ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो इसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि आपका जो ट्रीटी वॉयलेट हो या नहीं हो, इसे आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। जो लॉस हुआ सो लॉस हुआ, उसको आप जुडिशियली इन्फोर्स नहीं कर सकते, जो हमारी लीगल भाषा में कहते हैं। तो देयर इज अ वैक्यूम, ये वैक्यूम है अफगानिस्तान में, आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको अपने लोगों की सेहत से, जैसे वो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का नाम आपने सुना होगा ना, शुमाली कोरिया या जनूबी कोरिया। बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। तो वहां क्या है जो ये नॉर्थ कोरिया में, वो जो है किम जोंग उन जो है उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, ना तो वो ट्रेड करता है, ना तो वो टूरिज्म को बढ़ावा देता है, वो अपने में खुश है। उनको नहीं पड़ता कि हमारे लोगों को खाना नहीं मिलता, भूखे मरने तो हम हैं जिंदा, हमको वैलिड है। हमारी जो सत्ता है वो चलती रहनी चाहिए, हमारी जो सियासत है वो चलती रहनी चाहिए, हमारी राजनीति चलती रहनी चाहिए, वो चल रहा है वहां पे। यही चीज आपका अफगानिस्तान में, दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम। वो ये नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या करेंगे लड़कियों को हम अगर स्कूल में भेज दे तो इससे आपका क्या लेना देना, हमारी लड़कियां हैं, हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, आप कौन होते हो। सो यू कांट डू मच विद अफगानिस्तान, क्योंकि दे आर हेलबेंट। वो कह रहे हैं हमको न्यूक्लियर बम मार दो, हमको शरिया तो नहीं हटाएंगे। आप क्या कर सकती हैं? देयर इज अ बिल्कुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हो, उसके बाद नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन खैर जब से ये अमेरिकन निकल के गए तब से और भी ज्यादा जो है वो हम देख रहे हैं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं अफगानिस्तान के। शुरू में लग रहा था कि शायद ये इस तरह नहीं करेंगे, मगर हर चीज, चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन हो चाहे कुछ, उसको लेकर अजीब अजीब किस्म के फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन बात हम करेंगे जरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। और एक न्यूज जो चल रही है आज शाम से, और वो ये कि मशाल मलिक, जो कि यासीन मलिक की वाइफ है, जो आपके यहाँ कैद है और टेररिज्म के कई इल्ज़ामात हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ना कुछ कोर्ट की जो प्रोसेसिंग है वो चल रही हैं। तो उसमें उनको जो है सर बताया ये जा रहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है उसमें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रखा गया है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। बहुत से लोग तारीफें कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी कई ट्वीट्स लोगों की आई हैं और वो कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया है, यूनाइटेड नेशन में भी ये बात कर सकेंगी और हमने बड़ा जो है वो कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं हम और यासीन मलिक का साथ दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये अगर इनको इस तरह से रखा गया है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स के ऊपर, यासीन मलिक की भी कंट्रोवर्शियल फिगर है, क्या पैगाम दे रहा है, क्या मैसेज पाकिस्तान देना चाह रहा है? देखिए, पाकिस्तान कोई मैसेज नहीं दे रहा था। पाकिस्तान ये मैसेज 1947 से दे रहा है। सर जफरुल्लाह खान की सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच सुनिए, वो वही है कि पाकिस्तान कश्मीर में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, इंडिया के बाकी पार्ट में भी मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, इस्लामोफोबिया है और हिंदू राष्ट्र जो है हिंदू सुप्रीमेसिस्ट है, हिंदू फासिस्ट है, यही कहा जा रहा है। यही जाके मशाल मलिक कहेंगी। कोई नया तो उनके पास, मशाल मलिक को इंटेलेक्चुअल तो नहीं है। अब आपकी जो सरकार है वो बुरहान वानी को हीरो मानती है। बुरहान वानी आपके लिए हीरो है। बुरहान वानी का ये था कि हम कश्मीर में इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कोई वो इंडिपेंडेंस या नेशनल इंडिपेंडेंस नहीं है, वी आर फाइटिंग फॉर द इस्लामिक स्टेट। तो ये तो आपके लोगों को सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो। ये कंट्रोवर्शियल फिगर किसी के लिए नहीं है। पाकिस्तान से हमें ऐसी उम्मीदें रहती है, पाकिस्तान ऐसे ही फिगर्स को, अभी जब अमेरिका में आपने अपना सफीर लगाया था, अपना जो राजदूत लगाया था, जब इमरान खान साहब आए थे, आपने जिनको लगाया था उनका भी हिस्ट्री बहुत बुरा था, मगर आपने उनको अमेरिका में अपना वो जो एम्बेसडर नियुक्त किया था, क्योंकि आपको लगता है कि देयर इज अ मिसकंसेप्शन इन पाकिस्तान कि हम दुनिया को अपनी बात नहीं बता पा रहे। पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है वो इस बात से कन्विंस्ड है कि वी हैव अ स्टोरी but we are unable to tell the story, or let me put it in a better way, they are unable to sell the story. आप समझ रही हैं सर, अमेरिका में और इंडिया में फर्क है सर। अमेरिका और इंडिया को हम एक साथ नहीं रख सकते। इंडिया के साथ इस वक्त हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे टर्म्स बेहतर हो। इवन हमारे टीवी चैनल्स भी जो है
वो आजकल यूट्यूबर्स की तरह काम कर रहे हैं कि बाहर जा जाकर जो है, बड़े टीवी चैनल्स की बात कर रही हूँ। आज मैं देख रही थी कि बाहर रोड पे जा जाके लोगों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप हिंदुस्तान के साथ जंग चाहते हैं या आप हिंदुस्तान के साथ ट्रेड चाहते हैं। जाहिर है 100% लोगों ने यही कहा कि हम ट्रेड चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। उसके बाद ये हिंदुस्तान क्यों आगे चला गया, हम क्यों पीछे रह गए, इसी किस्म की बातें जो मैं और मेरे जैसे कई लोग बहुत टाइम से यूट्यूब पर कर रहे हैं, वो आज मैंने हमारे टीवी चैनल्स पे देखे। उससे फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे यही आया कि हम शायद बात करना चाहते हैं, हम शायद अपने हालात को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही मशाल मलिक को मैं फिर कहूंगी, हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से लोगों को बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। उनको आप अगर इस सीट पे लाते हैं तो इसका मतलब है आप हिंदुस्तान को एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? मैं पहले भी कहा, मशाल मलिक कौन है? JKLF का जो ड्रीडेड क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, ये क्या नाम है, यासिन मलिक। इन्होंने 4 एयरफोर्स के सोल्जर्स को जिंदा मार दिया, मतलब गोली मार दी थी। जजेस की हत्या करवाई है कश्मीर में। तो एक समय था कि देखिए, पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि हमें इंडिया से ट्रेड करना है, पर क्यों करना है? पॉइंट ये उनका ये कि भाई अब हमारी मजबूरी है। मतलब वो कह रहे हैं यार कि मजबूरी है तो गधे को बाप बना लो। जिस दिन वो तगड़े होंगे ना, वो कहेंगे कि अब तो हिंदुस्तान के ऊपर चलो गजवा हिंद का समय आ गया, अब तो दरियाए सिंध को लाल होना है। ये जो वाली ट्रेड है ना, ये हिंदुस्तान को तो मेरे हिसाब से ना तो जयशंकर जी इतने मूर्ख है, ना मोदी जी इतने वो है कि इस तरीके के ट्रेड में हम इंटरेस्ट है। जब तक हृदय परिवर्तन नहीं हो तब तक ट्रेड का कोई फायदा नहीं। आज आपको ट्रेड चाहिए क्योंकि हमको टमाटर 200 रुपए किलो मिल रहा है, इंडिया से मिल, भाई तो इंडिया से टमाटर लेके आप स्ट्रांग होके क्या आप इंडिया को वो आइडेंटिटी दोगे जो इंडिया है? आप मानोगे कि ये जो जिस जमीन पे आपने पाकिस्तान बनाया ये बेसिकली हिंदुओं की भूमि थी? ये आप मानेंगे? यहाँ पे भगवान राम की भूमि है, लाहौर उनके बेटे की भूमि है, करतारपुर में गुरु नानक देव जी की भूमि है, तक्षशिला में चाणक्य की भूमि है। ये आप मानोगे? महाराजा रंजीत सिंह की वहां पर लास्ट हुकूमत थी। अगर इस्लामिक हुकूमत को आप अपना बेस मानते हो कि उस आधार पे हमारी क्लेम है कि हम पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को रूल करें, तो लास्ट में तो महाराजा रंजीत सिंह तो रूल कर रहे थे अंग्रेजों के पहले। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है कि ये जो ये नीड की ट्रेड की डिमांड है कि भाई पीस कर लो, ये जब हम तगड़े हो जाएं तो फिर उनको सबक सिखा देंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे कि उसने किया था, क्या नाम है, ये जो मोहम्मद गौरी ने, जब वो पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया तो वो चला गया वापस अफगानिस्तान। उसके बाद उसने अपने आप को स्ट्रांग किया, स्ट्रांग करने के बाद वो वापस आया और वापस आके उसने हराया फिर पृथ्वीराज चौहान को। तो पॉइंट यही है कि जब तक आप सेक्युलराइज नहीं होंगे, पाकिस्तान क्या चाहता है, ये ट्रेड चाहता है नहीं चाहता है, ये पाकिस्तान की मर्जी से नहीं होगा। मशाल मलिक का अपॉइंटमेंट ये बताता है कि आप भारत की, आप JKLF जो कि भारत को तोड़ने की बात करता है, जो कि कहता है हम यहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन लाएंगे और हम उसके लिए जो है वो, अब आप यासीन मलिक की वाइफ पाकिस्तान में क्या कर रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड वाइफ तो एक शहर में रहने चाहिए, इसका मतलब उनका आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट रहा होगा ना भाई। और आप वरना आपको पूरे कश्मीर में लड़की नहीं मिली। आपकी जिहाद जो हो रही है, आपका जो फाइट हो रहा है वो तो कश्मीर के लिए हो रहा है। फिर मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं यही कह रहा हूं कि मशाल मलिक हो या कोई भी हो, इनके पास सिवाय हिंदुस्तान को गाली देने के कुछ नहीं है। अपने अंदर नहीं देखना, हिंदुस्तान में सारी गलतियां हैं। चूंकि अब सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, इंटरनल जिसे कहते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आरजू जी, सिवाय इसके कि हम सर धुने कि भाई ये क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ की बातें। तो मैं ये टीवी पे ट्रेड वाली बात से बहुत सीरियस नहीं हूं। मुझे नहीं लगता अभी कोई, जब तक पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में हिंदुस्तान की सही आइडेंटिटी नहीं आता, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन नहीं होता, जब तक आपके इंटेलेक्चुअल्स डबल स्टैंडर्ड की बातें करेंगे कि ये RSS वाले ऐसे हैं, ये मुसलमानों को मारते हैं, इस्लामोफोबिया, ये सब बकवास जब तक चलता रहेगा तब तक कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोई हिंदुस्तान में पागल नहीं है कि मुसलमान को मारने बैठा है जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है। ये ऐसे सोसाइटी मेंटली सिक होती है, और भारत की जो सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि वो तो यहूदियों का सम्मान कर रहे हैं, यहूदियों का सिनेगॉग को बचा रहे हैं, चर्च को बचा रहे हैं, वो उनके उसमें कोई नहीं, सिर्फ मुसलमान से प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों। अगर क्योंकि मुसलमान कोई नई थ्योरी तो लाता नहीं है, वो थ्योरी तो जुडाइज्म की लाते हैं भाई, कि भाई देयर इज वन गॉड, और वन गॉड कहने वाले और मूर्ति पूजा को गलत बताने वाले इस्लाम तो लास्ट है ना, फर्स्ट तो यहूदी है। हमने तो उनके साथ दोस्ती की है। तो ये बेकार का जो इक्विवेलेंस जब तक रहेगा ना, फॉल्स इक्विवेलेंस, कि पाकिस्तान ने गलतियां की, लेकिन
हिंदुस्तान में देखिए हिंदू मुसलमानों को क्या करते हैं, हिंदुओं की ये गलती है, हिंदू भी इंतहा पसंद हो गए, ये जब तक नैरेटिव फॉल्स रहेगा मेरे हिसाब से तो कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। आपको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। जब तक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन नहीं होगा तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर मुझे भी ये लगता है कि जो मशाल मलिक की जगह किसी और को भी रखा जा सकता था, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स के लिए, लेकिन अगर इनको ही रखा गया है तो यकीनन एक नेगेटिव मैसेज जो है वो हम भारत को दे रहे हैं, जो कि हमें मेरे ख्याल से सूट नहीं करता और नहीं करना चाहिए था। लेकिन डेफिनेटली जो इलेक्शन लोग है लाते ना, हैं, आप भी जानते हैं सर, एस्टेब्लिशमेंट लाती है, आप जानते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में कौन सी खिचड़ी है पता नहीं जी। इलेक्शन है भाई। आप ऐसे, कश्मीर इज अ स्ट्रांग इशू, आप कश्मीर को प्लेटर पे तो नहीं दे देंगे। इट्स अ स्ट्रांग इशू कि भाई आप लेकिन देखिए आप सर कश्मीर इस को फॉल्ट वक्त नहीं दे। सर रोटियों के लाले पड़े हुए हैं। इस वक्त इलेक्शन कोई टेंशन नहीं है, इलेक्शन अभी है भी नहीं। लेकिन इस वक्त जो है वो जिस जगह पे पाकिस्तान की हालत पहुंची हुई है इकोनॉमी की, इस वक्त इनको इस तरह के जो है ना ब्लंडर्स मैं कहूंगी नहीं करने चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि किस तरह से ये इस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।